हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारी 8th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम कर रहे हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर। और चैप्टर नेम आप देख पा रहे होंगे। चैप्टर नेम है हमारा प्रारंभिक कथन, यानी कि कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि अतीत। अतीत कौन सा? अतीत पार्ट 3। ठीक है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि हिस्ट्री में डेट्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और बच्चों को बोरिंग भी लगती हैं। ठीक है, तो डेट्स क्या होती हैं हमारी, इम्पोर्टेंट है एंड सभी बच्चों को क्या लगती हैं, बोरिंग्स लगती हैं, कुछ बच्चों को नहीं लगती हैं। तो हिस्ट्री को क्या करना है, हमें सीरीज वाइज पढ़ते चलना है, स्टोरी बेस पे कनेक्ट करके रखना है। स्टोरी बेस पे अगर हम कनेक्ट करके रखेंगे कि कौन सी कहानी पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी, तो हमें डेट्स को याद करने में, और कोई डेट्स अगर हम भूल जाते हैं तो उनके जो थ्योरी है, थ्योरी की कंटिन्यूसली जो चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से भी हम डेट को टैकल कर लेते हैं एग्जाम पे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो तारीखें कितनी इंपॉर्टेंट्स है वो जानेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे, यानी कि एक टाइम था जब क्या होता था कि डेट पर ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था, यानी कि आम जनता, जो आम आम समझ है, जो जनरल समझ है, उस हिसाब से हिस्ट्री को डेट्स का पर्याय यानी कि पर्यायवाची माना जाता था। आप भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रचते जाओ। ठीक है, तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि हिस्ट्री बहुत ही उबाऊ, मतलब बहुत ही क्या है, बहुत ही पकाने वाली चीज़ है। बस इसमें क्या करना है, हमें डेट्स को रटना है, जो हम नहीं रट पाते हैं। ठीक है, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बात करने लगते हैं। यानी कि जैसे ही हम हिस्ट्री की तुलना होती है, यानी कि अतीत की पास्ट की तुलना होती है, तो हम पास्ट और प्रेजेंट की क्या करते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं, यानी कि पहले और बाद की चीज़ों में फ़र्क करने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर आस हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा ही रहा होगा, यानी कि जो चीज़ें आज हमें दिख रही हैं तो हम समझते हैं कि ऐसे पहले भी रही होंगी, बट ऐसा नहीं है। क्या है, जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं। जब हम छोटे थे तब कुछ और चीज़ें थी, जब हम बड़े हुए तो कुछ और चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें बदलाव आते रहते हैं, जैसा हम एनसीईआरटी में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसा सवाल पूछते हैं जो वाक़ई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूँट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा, यानी कि चाय-कॉफ़ी कब आई होगी। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके ज़हन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर-दूर की यात्रा किस तरह करते होंगे। सुबह-सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो ये सारे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो इन क्वेश्चन का हमें क्या है, इन क्वेश्चनों को हमें देखना है क्या चीज़ें। देखो, आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, देख रहे हो? ठीक है, आपने पिक्चर देख ली होगी, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जो ब्राह्मण है, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो, ये ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण है, ये ब्रिटेनिया को क्या कर रहे हैं, शास्त्र गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र गिफ्ट कर रहे हैं, जेम्स रेनेले द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण। ठीक है, तो जो ब्राह्मण हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रिटेनिया है जो उनको शास्त्र गिफ्ट कर रहे हैं। और जेम्स रेनेले, कौन? रेनेले द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण। ठीक है, 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि पहला नक्शा किसने तैयार किया था, तो जेम्स रेनेले ने किया था। किसके ऑर्डर पे किया था, तो वो आपके रॉबर्ट क्लाइव
हो जाते हैं। ठीक है, सीधा-सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेवे को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करने का बहुत महत्वपूर्ण लगता था। यानी कि जो भारत का वर्चस्व है, भारत पे जो कंपनी ने राज स्थापित किया है, उसमें सबसे ओर से लगा कि पहले भारत का हमें नक्शा बनाना चाहिए। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। तो ये सारी चीजें आपने इसमें देखी। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? इम्पोर्टेंट ये था कि पहला नक्शा किसके द्वारा बनाया गया? तो जेम्स रेनेले ने पहले नक्शे का आवरण तैयार किया। किसके कहने पर? तो वो हो जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। और डेट्स अगर पूछता है तो वो आपकी हो जाती है 1782। क्या हो जाती है? 1782 हो जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है। यानी कि जो टाइम है उसको केवल हम साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देख सकते। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया होगा। यानी कि जो इंडिया है, इंडिया में एक दिन अचानक से कोई चाय पीना शुरू नहीं कर दिया होगा। इसके पीछे भी कोई प्रोसेस चला होगा ना, कुछ चीजें चली होंगी, जब भी तो चीजें आती हैं, बिल्कुल आती हैं। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ गया था। इसी तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बना सकते। यानी कि जो ब्रिटिश शासन हमारे इंडिया में स्थापित हुआ था, उसकी भी कोई एक तिथि नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह भी प्रक्रिया धीरे धीरे चली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए थे, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, या एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। यानी कि जो चीजें हैं, जो प्रोसेस है, वो एक लंबे समय के बाद आता है। तो उसको एक पर्टिकुलर एक डेट देना अच्छा नहीं है। मान लो आप अगर कह दो कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ था। बट अगर आप कह दो कि 4 नवंबर से चाय पीनी शुरू कर दी गई, 4 नवंबर से चाय पीनी शुरू अचानक से नहीं कर दी गई, उसके पीछे काफी प्रोसेस हुए होंगे। अगर आप कह दो कि 3 नवंबर को ब्रिटिश ने अपना शासन स्थापित कर लिया भारत पे, तो नहीं, उसके लिए बहुत प्रोसेस चला है, बहुत लंबे, यानी कि सदियों तक काम चला होगा, जब तो ये चीजें हुई होंगी। हाँ, वो बात अलग हो जाती है कि राजा महाराजाओं के युद्ध हैं, वो एक पर्टिकुलर डेट पे होते हैं, तो उन्हें हम याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और भी हमें एनसीईआरटी चीजें समझाएगी, उनको समझेंगे हम। ठीक है, इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन सा साल राजा को ताज पहनाया गया था, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके बाद घर में बच्चा हुआ, कौन से साल उसने कोई सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इसी तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। यानी कि इस तरह की हिस्ट्री में तिथियों का महत्व है, बट जो चीजें प्रोसेस से हैं, धीरे धीरे आ रही, उनमें नहीं है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर में कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। तो ये सारी चीजें भी अब इतिहासकार लिखने लगे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी है। अब हम ये विज्ञापन देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ चलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। यानी जो विज्ञापन है, जो एड्स है, उनसे भी हमें पसंद और नापसंद तय की जा सकती है। पुराने विज्ञापनों में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादन, यानी कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ और किस तरह नई रुचि चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय
के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है, यानी कि जो ये विज्ञापन है ये किसके लिए बनाया गया था। ये जो एड्स दिखाई दे रहा है, एड आपको दिखाई दे रहा है, किसके लिए है, तो ये लिप्टन टी के लिए ये एड तैयार किया गया था, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो। कब तैयार किया गया था, तो इसकी डेट मेंशन की है, यानी कि डेट नहीं, इसका सन मेंशन किया है, कब, 1922 में। ठीक है, 1922 में लिप्टन चाय के लिए क्या किया गया था, यह विज्ञापन की बात की ओर संकेत करता है। आगे बढ़ते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। करता है कि दुनिया भर के शाही लोग अपनी चाय पीते हैं, यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की ओर एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार अर्थर घोड़े पर बैठा है। इम्पोर्टेंट हो जाता है कि घोड़े पर कौन बैठा था, तो वो राजकुमार अर्थर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, राजकुमार अर्थर हो जाते हैं। आप इसको हाईलाइट करते चलिएगा, जो मैं हाईलाइट करती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ। ठीक है, राजकुमार अर्थर अर्थर घोड़े पे बैठा हुआ है। राजकुमार अर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी किसको दी गई थी, तो आप बता सकते हो ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी राजकुमार अर्थर को दी गई थी। ठीक है, और राजकुमार अर्थर कौन था, तो ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा पुत्र था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ आते हैं कौन सी तारीखें। ठीक है, कौन सी तारीखें हैं, क्या है, देखेंगे। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। यानी कि जिस डेट के आसपास हम चीज़ों को बुनते हैं, कहानी को बुनते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं होती, बट जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि हम जो चीज़ें हम इम्पोर्टेंट मानेंगे वही हमारे हम क्या इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर अध्ययन का विषय बदला जाए, एक मिनट, अगर अध्ययन का विषय विषय बदला जाए, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगें, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। मान लो आज की जो डेट है वो हम कोई इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, जैसे ब्रिटिश इंडिया ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। बट इसके बाद अगर हम किसी चीज़ और चीज़ को महत्व देने लगें, उसकी डेट्स को इम्पोर्टेंट मानने लगें, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। एक उदाहरण का पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखे हैं, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यानी कि जो इतिहासकार ने इतिहास लिखे हैं उसमें हर एक गवर्नर जनरल का क्या है, शासन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इतिहासकार प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग से शुरू होता है। तो एक आपको यही से क्वेश्चन मिल जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो आपके वारन हेस्टिंग हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, वारन हेस्टिंग हो जाते हैं। और आखिरी आखिरी वॉइसराय आपके लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। यानी कि आखिरी वॉइसराय कौन हो जाते हैं, तो आखिरी आपके लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं। तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है आपका, वो है वारन हेस्टिंग। और लास्ट का वॉइसराय कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। तो आप गवर्नर जनरल से वॉइसराय कैसे आने लगे, इन चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग, वेलेसली एंड बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग और लॉरेंस और लिटन रिपन और कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम आगे आगे पढ़ते चलेंगे। तो हमें इन बेसिकली हमें इन जो गवर्नर जनरल हैं इनके बारे में पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वाइसराय वाइसरायों का कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों उन गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों पर विषय बन जाता है। यानी कि गवर्नर जनरल को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है मानो इनके बाद कोई चीजें है ही नहीं, सिर्फ यही है हिस्ट्री में। ठीक है, क्या हम इसी दौर से इतिहास को अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते। गवर्नर जनरल के इतिहास के चौखटे पर हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्ग की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, बताइए कि हम किसी इतिहास को लिखते हैं तो उसे टुकड़ों और अध्यायों में बांट देते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि उसे आसानी से क्या हो, हम लोग समझ सके, याद रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानी को पेश करने में क्या होती है, हमारी मददगार होती हैं। जैसे कि आपने पॉलिटी देखा होगा, पॉलिटी को
हमें हर एक चैप्टर में एक स्टोरी के माध्यम से हर चीज को, हर प्रशासन की एक्टिविटी को समझाया गया है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती हैं, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, यानी कि जो इतिहास गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द चला है वहाँ इंडियंस का कोई रोल ही नहीं, तो हमें अलग से एक बुक खाका यानी कि अलग से एक इतिहास बनाना पड़ेगा फिर, है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग 1773 पहले 73 में पहले क्या बना? गवर्नर जनरल बना। जो वॉरेन हेस्टिंग था वो 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियों और उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों के उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा गया था। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग यानी 1773 में अगर पूछता है गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके वारेन हेस्टिंग थे उस समय। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। फिर क्या है, हम अवधियां कैसे तय करते हैं, यानी कि जो अवधि है उसे हम कैसे तय करते हैं? तो कह रहा है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री कौन थे? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक कौन हो जाते हैं? जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास बुक लिखी थी, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? तो जेम्स मिल ने लिखी थी। कहाँ के थे? तो ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री या राजनीतिक दार्शनिक थे, और इन्होंने 1817 में आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक लिखी थी। आप इसे नोट्स में नोट कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन के टाइम लर्न नहीं रहेगा, तो बुक्स को अलग नोट्स कर लिया करो कि एग्जाम टाइम पे आप जल्द से रिवाइज कर लो, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन बुक से आ जाते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत का इतिहास पूछ ले या फिर आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पूछ ले, दोनों ही जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखी गई हैं, और इन्होंने क्या किया? इन किताब में उन्होंने भारत को, इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जो ये इतिहासकार थे जेम्स मिल थे, इन्होंने भारत को 3 खंडों में विभाजित किया था। एक तो हिंदू, एक मुस्लिम, एक ब्रिटिश, तीनों काल में, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था, यानी कि 3 काल खंडों में विभाजित किया गया था। काल खंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? बताइए, दिखाई देती है या नहीं? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी वजह इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों को, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामलों में यूरोप से क्या है? पीछे, यानी कि जो मिल हैं, जेम्स मिल हैं, जिन्होंने आ हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी बुक्स, उनको लगता है कि जो सारे एशियाई समाज हैं वो क्या है? वो यूरोप से पीछे हैं। ठीक है, और एशिया समाज क्या है? पिछड़ा हुआ है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का बोलबाला था। ये कौन कह रहे हैं? तो ये आपके स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री कौन है? जेम्स मिल जी कह रहे हैं। इनकी बुक थी आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो फिर आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। जहाँ से क्वेश्चन आना है वो हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। मिल की राय में, यानी कि जो मिल था, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राय पर ले जा सकता है। यानी कि मिल कह रहे हैं कि जो भारत अंधविश्वासों में डूबा है, पिछड़ा हुआ है, उसको उसको सभ्यता की ओर कौन ले जा सकता है? वो ब्रिटिश राज्य ले जा सकता है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, किसने कहा था? तो वो आपके कोई नहीं, मिल साहब होंगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय जनता को ज्ञान तथा सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान क्या
प्रगति नहीं कर सकता। ये महानुभाव कह रहे हैं कि अंग्रेजों की जो मदद के बिना ये लोग क्या प्रगति नहीं कर सकते हैं। इतिहास की इसी धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को आप स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किस युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? यानी कि ये सारी चीजें क्या आप लोग मान रहे हो? क्या ये चीजें साथ में थी? मान लो कहीं हिंदू काल, अगर हिंदू का काल है तो क्या मुसलमान का कोई अस्तित्व नहीं था? क्या मुस्लिम काल था तो क्या हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं था? नहीं, ये गलत है। ठीक है, बस इसको एक ऐसे डिवाइड कर दिया गया है कि चीजों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों को जीवन और तौर तरीका का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को अलग हटाकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। प्राचीन काल हमने 6th क्लास में पढ़ी थी, मध्यकालीन वाली बुक्स हमने 7th में पढ़ ली थी, और आधुनिक काल की बुक्स हम अब पढ़ रहे हैं 8th क्लास में। ठीक है, तो तीन भागों में बांटा गया है। तो इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर क्वेश्चन पूछता है कि इतिहासकारों के द्वारा हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से, तो वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हो जाएंगे। और मिल के अनुसार पूछे तो वो मैंने आपको बता दी। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है, यानी कि जो ये खंड बांटे गए हैं इसकी समझ भी कहाँ से? पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। यानी कि पश्चिम में जो आधुनिक काल है उसको इन सब का क्या माना जाता है? आधुनिकता के विकास का युग माना जाता है। और मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। ठीक है, क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? यानी कि जो चीजें हमें बता दी गई हम सेम टू सेम अपना सकते हैं? ठीक है, जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। यानी कि बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो इसको क्या कह रहे हैं? औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो औपनिवेशिक क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, औपनिवेशिक किसे कह रहे हैं वो जानेंगे। देखो, एनसीईआरटी में जो भी शब्द यूज किया जाता है उसकी फुल डेफिनेशन आपको समझाई जाती है। ठीक है, इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उनकी अर्थव्यवस्था एवं समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूला, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। यानी कि औपनिवेशिक किसे कहते हैं? तो औपनिवेशिक किसे कहते हैं? जैसे जैसे अंग्रेजों ने भारत पर इतना दबदबा कर लिया था कि वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चीजों को बदलने लगे थे, यानी कि बदलाव लाने लगे थे, तो इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशिक प्रक्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि औपनिवेशिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही हैं तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना। इसमें क्या है, पहले चैप्टर में आपको पूरी एनसीईआरटी का सार बताते हैं कि हम कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो आसानी से पढ़ते जाइए। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें हाईलाइट करा रही हूँ, उन्हें हाईलाइट करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप वही रिवाइज करोगे, पूरी बुक्स नहीं पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी अतीत पर केंद्रित नाम दिया गया है। ठीक है, अतीत पर केंद्रित नाम दिया गया, यानी कि जो चेंजेस आ रहे थे वो सारे लोग उसे नहीं अपना रहे थे, कुछ ही लोग अपना रहे थे, तो इसलिए इसे हमारे अतीत नाम दिया। हम किस तरह जानते हैं, यानी कि हम किस तरह से जानते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते होंगे, तो हमें ऐसे कैसे पता चलता है। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे।
प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। जो प्रशासन है वो क्या करता है, वो अभिलेख तैयार करता है। क्या है ये जानेंगे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद ही चीजों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है, उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई है। यानी कि जो अंग्रेज थे उनका मानना था कि जो भी चीजें हैं, जो भी निर्देश हैं, जो भी नीति हैं, जो भी योजनाएं हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, साफ साफ लिख लो। लिखने के बाद ही हम उन पर क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार यानी कि आर्काइव रूम, ठीक है, आर्काइव रूम। तो पूछ सकता है कि आर्काइव क्या था, तो वो अभिलेखागार कहे जाते थे और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। आगे बढ़ेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार की गए नोट्स रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई गई थी। कब? 19वीं सदी की शुरुआत में। अब ये देखते हैं क्या लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। तो ध्यान से सुनना, जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो कब बनाया गया था, तो 1920 में बनाया गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था तो जो राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार थे वो वायसराय जहाँ रहता था उनके नजदीक बनाया गया। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच इन संस्थानों पर कितनी भारी महत्व था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से ये बॉक्स पढ़ लेते हैं क्योंकि बॉक्स तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट क्या थी, देखते हैं। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही। कब? 1946 में। उस समय की विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने दिए गए। कब? 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने के लिए उन्हें लिख रही है। बम्बई से क्या हो रहा है, तो बम्बई से इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची 301 विद्रोहों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेश बाहर, तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये उन्हें भेजी जा रही हैं, एक दूसरे को पोस्ट के माध्यम से चीजें भेजी जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे। देखो, साथ बनी रहिएगा हिस्ट्री और एनसीईआरटी के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी एनसीईआरटी 15 तारीख तक फिनिश होने वाली है, उससे पहले भी फिनिश करने की कोशिश करूंगी और बस उससे रिवीजन करिएगा। लास्ट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, उन्हें जरूर पढ़ के जाइएगा, उनसे क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि खुशनवीसी और सुलेख नवीसी कौन थे। तो जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे उन्हें क्या कहते थे, खुशनवीसी या सुलेख नवीसी कहा जाता था। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी में फैलने लगी थी। इन तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज भी कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। ठीक है, क्या है, और जो सर्वेक्षण था उसका महत्व भी बढ़ रहा था। क्या सर्वेक्षण हो रहे थे, जानेंगे। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे थे। यानी कि जो सर्वेक्षण काम था वो जरूरी हो गया था। मान लो हम किसी देश में या किसी गांव पे कब्जा कर रहे हैं तो पहले वहां का हम सर्वेक्षण करेंगे, कौन सी चीजें कहाँ हैं, किस तरह से चीजें चल रही हैं। तो 19वीं सदी तक ये चीजें सर्वेक्षण का काम होने लगा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको समझ देखे सही से।
गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए जरिए भारत सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति क्या की जाती थी। जो जनगणना हर हर 10 साल में, मैंने आपको बताया जो भारत की जनगणना है वो कब होती थी, हर 10 साल में होती थी। तो 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। और जनगणना में आपको पता है क्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाने लगी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण हुए, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, वनस्पति प्राणी वैज्ञानिक, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्री, वन सर्वेक्षण और कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे सर्वेक्षण चल रहे थे। ये क्या है, शरीफे, ये जो पौधा है वो किसका पौधा है, तो आप देख पा रहे हो ये शरीफे का प्लांट है। किसका प्लांट है, शरीफे का प्लांट है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। शरीफे का पौधा 1770, कब की बात है, 1770 की। एक मिनट। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान में प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधे के नमूने और उनके संबंधित जानकारियां इकट्ठे की जाती। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती है और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। तो ये किसका पौधा है, शरीफे का पौधा है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। जो अधिकृत रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे क्या चीजें हमें पता नहीं चलती हैं और क्या चलती हैं, जानेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, आगे देखो क्या है। बंगाल में मानचित्रों और सर्वेक्षण का काल चल रहा है। जेम्स प्रिंसिप द्वारा बनाई गई ये पिक्चर है। किसने बनवाई थी ये पिक्चर, तो जेम्स प्रिंसिप ने 1832 में ये पिक्चर बनाई थी। तो ये पिक्चर किसकी है, बंगाल के मानचित्र और सर्वेक्षण में जो कार्य चल रहा है उसकी ये पिक्चर बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको पिक्चर दिख रही है, किस चीज की है, देखेंगे 1857 की विद्रोही। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस विद्रोह की ये पिक्चर है, आप देख पा रहे होंगे। क्या है, देखते हैं, जानते हैं आगे। 1857 का विद्रोह। तस्वीर को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, हमें चित्रकार की सोच का पता चलती है, यानी कि जो चित्र बनाए गए हैं तो उससे हमें पेंटर की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे होता है बागी सिपाही लूट घसोट में लगे हुए हैं, यानी कि इस जो तस्वीर है इसके नीचे लिखा है बागी सिपाही किस में लगे हुए हैं, तो बागी सिपाही आपके लूट घसोट में लगे हुए हैं। ठीक है, जो अंग्रेजों की नजर थी उनकी नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ्रेमवर्क, फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ आपको फ्रेमवर्क बनाया जाता है पूरी एनसीईआरटी का, कहाँ से क्या चीजें हमें मिलने वाली हैं। इन और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना क्या हो जाता है, मुश्किल साबित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के संस्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छापने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी, नेताओं, सुधारों और ने अपने विचारों को फैलाने के लिए कवियों और उपन्यासकार ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और करने के लिए लिखा। फिर क्या है,
कवियों और उपन्यासकार ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लग सकता कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह अनुभव से गुजरते रहे होंगे उस टाइम पर। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी और कोशिश करें तो हम इस बारे में जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ोगे, आप यह बात समझ में आने लगेगी। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। अब ये चीज देख लेते हैं, क्या है इंसानों के खाने के लायक नहीं है। क्या इंसानों के खाने के लायक नहीं है, क्या है ये चीज देख लेते हैं एक बार। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। 1946 में पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। ठीक है, 1946 में पुलिस की हड़ताल की खबर दी गई। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने। ठीक है, जैसे जैसे यह खबर पूरे पुलिस थाने तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। यह हड़ताली का कहना है एक हड़ताली का कहना है कि पुलिस लाइसेंस की रसोई हमारे लिए खाना आता है, वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान के जो पुलिस वाले हैं उनके साथ ये चीजें तब के टाइम पर चल रही थी। ठीक है, इतना गंदा खाना दिया जा रहा था कि वहां का खाना गाय भैंस यानी कि जानवर भी नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी। ये था आज का फर्स्ट चैप्टर। और ये मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे स्किप नहीं करिएगा और अच्छे से पढ़ते चलिएगा। टाइम कम बचा है, मेहनत दुगनी करनी है और अपना एग्जाम निकालना है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।